नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आपको तो पता ही है कि सीटेट के एग्जाम में सबसे बड़ी मुश्किल आती है सीडीपी जैसे विषय को सॉल्व करने में। और आप ये भी जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या मूल कारण है साथियों। तो इसके पीछे का मूल कारण ये है साथियों कि शब्दावलियां, ये शब्दावलियां काफी ज्यादा कठिन होती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग पूरी तरीके से चक्कर खा जाता है कि भाई इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये है शब्दावलियों की वजह से आपके साथ ऐसी समस्या होती है। लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को शब्दावलियां एग्जाम के पहले जितनी भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वो सारी शब्दावलियां करवा दूंगा। बस आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए और सहयोग करिए और निश्चित तौर पर इस बार आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप में से कोई भी छात्र नया है तो वो क्या करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और यदि वो छात्र पुराना होगा तो दूसरों को भी शेयर कर देगा। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज की क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण होने वाली है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आप सभी लोग पूरी क्लास को अच्छे तरीके से, पूरी ईमानदारी से देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपको दोबारा कभी इन सब चीजों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे उद्दीपन की बात करते हैं साथियों, अनुक्रिया की बात करते हैं, अनुबंधन की बात करते हैं, साहचर्य की बात करते हैं, पुनर्बलन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण की बात करते हैं। ऐसे तमाम शब्दावलियों के बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं और पेपर में अगर आप देखते हैं तो यहीं से आएंगे, इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 15 दिन का सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है सीटेट जैसे एग्जाम को पास करने के लिए। इसकी प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है। मात्र 15 दिन में आप देखेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी इस समय यदि आप देखते हैं तो 9वां या 10वां दिन चल रहा है साथियों, तो आप देखेंगे तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और कहीं से लेकर कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि बात करते हैं आज के टॉपिक में, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले टॉपिक के बारे में। और पहला टॉपिक हमारा ए है, या पहली शब्दावली हमारी ए है, उद्दीपन और अनुक्रिया की बात करते हैं साथियों। उद्दीपन की बात करते हैं तो जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्टिमुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे अंग्रेजी में? तो स्टिमुलस कहा जाता है साथियों। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो अनुक्रिया की बात की जाती है और अनुक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों? अंग्रेजी में रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसा कि बात करते हैं, ये जो उद्दीपन है और ये जो अनुक्रिया है साथियों, ये मनोविज्ञान के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कि हमारी मदद कहां पर करते हैं? मानव और पशुओं के व्यवहार को समझने में साथियों। तो ये जो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो मनोविज्ञान के जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया की बात करते हैं, तो ये हमारे ये अगर आप देखते हैं तो हमारी मदद यहां पर करते हैं। पशुओं और मनुष्यों की बात करते हैं तो इनके व्यवहार को समझने में साथियों। चलिए आइए समझते हैं इसको और शानदार तरीके से। जैसा कि बात करते हैं, उद्दीपन की बात करते हैं, तो उद्दीपन उसे कहा गया साथियों जो उत्तेजित करने की क्रिया की बात करते हैं, या जो एक तरह से उत्तेजित करने के लिए प्रेरित कर दे साथियों, उसे क्या कहा गया है? उद्दीपन कहा गया साथियों। या कह सकते हैं जो किसी प्राणी के संवेदी तंत्र को सक्रिय कर दे साथियों, उसे क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है साथियों। ये जो उद्दीपन है साथियों, ये बाहरी और आंतरिक दोनों हो सकता है साथियों। ये बातें याद रखेगा। और बाहरी उद्दीपन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जैसे कि प्रकाश की बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं साथियों, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आंतरिक उद्दीपन की बात करते हैं साथियों तो भूख, प्यास, दर्द की बात करते हैं, ये है आंतरिक उद्दीपन साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि उद्दीपन किसे कहा जाता है साथियों। तो उद्दीपन उसे कहा जाता है जो उत्तेजित करने की बात करते हैं, जो हमें ऐसी क्रिया जो हमें उत्तेजित करे साथियों, या उत्तेजित करने के लिए प्रेरित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उद्दीपन कहते हैं साथियों। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो या कह सकते हैं किसी प्राणी के संवेदी तंत्र को सक्रिय कर दे साथियों, उसे भी उद्दीपन कहा जाता है। ये बाहरी और
आंतरिक दोनों हो सकते हैं साथियों, और बाहरी के उदाहरण ए है और आंतरिक उदाहरण ए है साथियों। अब आइए हम बात करते हैं साथियों अनुक्रिया के बारे में, अर्थात रिस्पॉन्स के बारे में आइए समझते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो अनुक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्स कहा जाता है। और इसकी बात करते हैं तो इसकी क्या डिफिनेशन कहती है, तो जो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए एक तरह से प्रेरित कर दे साथियों, उसे कहा जाता है अनुक्रिया कहा जाता है। क्योंकि हर अनुक्रिया के पीछे अगर आप देखते हैं तो उद्दीपन का हाथ होता है, यानी कि जब भी हम कुछ रिस्पॉन्स करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई एक तरह से उद्दीपन होगा, अर्थात स्टिमुलस होगा, तभी हम रिस्पॉन्स करेंगे, अदरवाइज हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकेंगे साथियों, या नहीं करेंगे साथियों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक बालक है साथियों, जो कि अगर आप देखते हैं तो इसके मुंह से लार निकल रहा है साथियों, इसके मुंह से लार निकल रही है साथियों। और वो ऐसा क्यों कर रहा है साथियों, क्योंकि वो एक तरह से इसके मनपसंद, क्योंकि इसके सामने एक तरह से इसकी मनपसंद मिठाई दिख रही है साथियों। इसको देखते ही क्या कर रहा है कि इसको पाने की चाह है साथियों, उसकी जल्दी मिल जाए, और जिसके पाने की चाह या खाने की चाह है, जिसकी वजह से ये लार टपका रहा है साथियों। ये जो लार टपका रहा है ना, ये जो लार टपका रहा है ना साथियों, इसे क्या कहा जाएगा, अनुक्रिया कहा जाएगा साथियों। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, अनुक्रिया कहा जाएगा, अर्थात अगर आप देखते हैं तो इसे रिस्पॉन्स कहा जाएगा। और किसके वजह से ऐसा कर रहा है साथियों, तो इसकी वजह से कर रहा है क्योंकि यह क्या कर रहा है, इसे उत्तेजित कर रहा है साथियों। तो इसे उत्तेजित कर रहा है साथियों, ऐसा करने के लिए तो इसे क्या कहा जाएगा, उद्दीपन कहा जाएगा। सॉरी एक मिनट हम, तो इसे क्या कहा जाएगा साथियों, तो उद्दीपन कहा जाएगा, ये बातें याद रखिएगा। तो इसे क्या कहा, अरे यार इसे क्या कहा जाता है, तो उद्दीपन कहा जाएगा साथियों, ये बातें याद रखिएगा। तो जब कोई चीजें हमें एक तरह से रिस्पॉन्स करने, देखिए जब कोई चीजें हमें उत्तेजित करती हैं तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति एक तरह से कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अनुक्रिया कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए कई अगर बाहरी एग्जांपल है तो आंतरिक हो गए। मान लेते हैं कि बच्चे को भूख लगी थी, और भूख लगी थी तो इसके मनपसंद एक तरह से इसे मिठाई दिखाई दी साथियों, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तरह से इसे देखते ही इसने रिस्पॉन्स करने लगा साथियों, अर्थात अनुक्रिया करने लगा। अब जैसे कि प्रकाश की बात करते हैं, कॉकरोच की बात करते हैं साथियों, तो कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच जो होता है वो प्रकाश को देखते ही क्या होता है साथियों, वो छिप जाता है साथियों। ये भी उद्दीपन और अनुक्रिया का उदाहरण माना जाएगा, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कॉकरोच है, और कॉकरोच क्या कर रहा है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो प्रकाश को देखते ही ये छिप जा रहा है साथियों। तो प्रकाश क्या है, इसका उद्दीपन है साथियों, और ये छिप जो रहा है ये इसका अनुक्रिया कहलाया जाएगा, ये बातें याद रखेगा। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो इसके मुंह से जो लार निकल रहा है साथियों, इसकी वजह से निकल रहा है, ये है इसका उद्दीपन, और जो लार निकल रहा है साथियों इसे क्या कहा जाएगा, अनुक्रिया कहा जाएगा। चलिए अब आइए हम समझते हैं अनुबंधन के बारे में साथियों। तो अब आइए हम समझते हैं अनुबंधन के बारे में साथियों। ठीक है, तो अनुबंधन के बारे में देखिए, अनुबंधन उसे कहा जाता है जब उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में क्या होता है कि एक सहचर्य स्थापित हो जाता है। जब उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक सहचर्य कह सकते हैं, एक जुड़ाव स्थापित हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे कहा जाता है अनुबंधन कहा जाता है साथियों। जैसे कि बात करते हैं पावलोव के सिद्धांत में, आपने देखा होगा साथियों कि पावलोव ने क्या किया था कि एक तरह से एक भूखे कुत्ते को एक जगह बांध दिया था, और उसे उन्होंने भोजन दिखाया, और भोजन दिखाने से क्या हो रहा था कि कुत्ते के मुंह से लार निकल रही थी साथियों। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो भोजन उसे मिलने लगा कुत्ते को, वो घंटी के माध्यम से मिलने लगा। जब भी घंटी बजाई जाए साथियों, जब भी घंटी बजाई जाए तब क्या हो कि एक तरह से घंटी को सुनते ही वो लार निकालना शुरू कर दे, क्योंकि उसे पता चल गया था कि भोजन मिलेगा साथियों। तो ये जो घंटी है साथियों, ये अगर आप देखेंगे तो इसे उद्दीपक कहा जाएगा साथियों, या उद्दीपन कहा जाएगा साथियों। ठीक है, और इसे अगर आप देखते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, अनुक्रिया कहा जाएगा साथियों। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, अनुक्रिया कहा जाएगा साथियों।
ठीक है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में, अनुक्रिया क्या हो रही है, लार टपकना, ठीक है। तो इसके बीच में जो एक तरह से साहचर्य कायम हुआ साथियों, जो जुड़ाव कायम हुआ, उसे क्या कहा जा रहा है, अनुबंधन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, उसे अनुबंधन कहा जा रहा है या उसे अनुबंधन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य को कायम करना ही साथियों अनुबंधन कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अगर अनुबंधन को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि अनुबंधन का एक सिद्धांत भी है जिसे साहचर्य का भी सिद्धांत कहा जाता है, या कह सकते हैं कि भाषा विकास में, जैसे भाषा के विकास में अगर आप देखेंगे तो इसका यूज हुआ है अनुबंधन के सिद्धांत को, कि अनुबंधन के सिद्धांत को यूज अगर आप देखते हैं तो भाषा विकास में भी हुआ है, जो कि अनुबंधन या साहचर्य का काफी ज्यादा योगदान है। देखिए चलिए इसको ऐसे समझिएगा। कहा यह जाता है जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं साथियों, तब क्या होता है कि वे मूर्त वस्तुओं को ही देखकर सीख पाते हैं, यानी कि जो चीजें दिखाई देती हैं उसी को सीख पाते हैं। अब ऐसे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि बच्चों को आप किसके बारे में सिखाना चाह रहे हैं साथियों, बच्चों को एक तरह से आप बताना चाह रहे हैं कि कलम नामक शब्द, कलम के बारे में बताने चल रहे हैं। अब क्या है कि कलम एक शब्द हो गया और कलम एक वस्तु हो गई साथियों। आपने कलम के बारे में बताया कि एक कलम होती है जिससे लिखने का काम किया जा सकता है, तो बच्चों ने क्या देखा कि एक तरह से कलम, और कलम के साथ साथ क्या हुआ, उनको सही जो वस्तु है साथियों कलम दिखा दिया गया। और इससे बच्चों ने क्या किया, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कलम शब्द और जो कलम वस्तु है इसके बीच में अनुबंधन स्थापित कर लिया साथियों, एक साहचर्य कायम कर लिया, और उसी को कहा जा रहा है अनुबंधन कहा जा रहा है। और उस तरह की चीजें जब भी कभी पेन दिखाई देगी तब वो कहेगा कि पेन नामक वस्तु दिखाई देगी, तब वो कहेगा पेन कहेगा साथियों। या ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बच्चों को आप सब्जियों के नाम सिखा रहे हैं, आप टमाटर नामक शब्द के बारे में या टमाटर की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन जब टमाटर नाम की चीजें आप नहीं दिखाएंगे तो बच्चा इमेजिनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो शैशवावस्था में उसके अंदर इमेजिनेशन वाली पावर नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टमाटर के बारे में आप बता रहे हैं, टमाटर के बारे में बता रहे हैं, तो वो साथियों क्या हो जाएगा, टमाटर एक शब्द हो गया, उसकी विशेषता बता रहे हैं, और टमाटर जो वाकई में होता है उसे आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे उसका चित्र भी दिखा सकते हैं। तो जब शब्द और टमाटर के बीच में एक सहचर्य बच्चा कायम कर लेगा, ठीक है, एक जुड़ाव कायम कर लेगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, अनुबंधन कहा जाएगा। और जब भी एक तरह से टमाटर कभी दिखाई देगा, यानी कि वो टमाटर जो खाने वाला देखने को मिलेगा, उसे जब भी देखेगा उसे तुरंत पहचान जाएगा कि ये टमाटर है। और उसी तरह से आप किसी भी चीज को सिखा सकते हैं। अनुबंधन से तात्पर्य हो जाता है साथियों एक तरह से जुड़ाव। जैसे ये देखिए, कलम कहने के साथ उसे कलम दिया जाए, और दूध या पानी कहने पर उसे पानी या दूध दिखाया जाए साथियों, ठीक है, ये बातें याद रखेगा। अब हम बात करते हैं इसी के साथ पुनर्बलन के बारे में, आइए समझ लेते हैं। एक मिनट साथियों, चलिए अब बात करते हैं पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट की बात करते हैं। इसके प्रतिपादक कौन रहे हैं साथियों, तो बीएफ स्किनर की बात करते हैं, तो इसके प्रतिपादक रहे हैं। पुनर्बलन के सिद्धांत को अगर आप देखते हैं तो बीएफ स्किनर ने दिया हुआ है, और बीएफ स्किनर की बात करते हैं तो इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे आइए हम समझते हैं कि आखिर पुनर्बलन क्या है। ऐसी कोई क्रिया जिससे प्रतिक्रिया की संख्या बढ़ती है या बढ़ जाए, अगर आप देखते हैं तो यह एक प्रभाव है जो प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ा देता है साथियों। तो अगर आप देखते हैं तो ऐसी कोई क्रिया जिससे हमारी प्रतिक्रिया की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए साथियों, उसी को क्या कहा जाता है, पुनर्बलन कहा जाता है। हाँ, उसी को क्या कहा जाता है, पुनर्बलन कहा जाता है, या रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। और अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, यह एक प्रकार का प्रभाव है साथियों जो हमारे रिस्पांस की बात करते हैं, तो रिस्पांस की संभावना को बढ़ा देता है साथियों। पुनर्बलन की बात करते हैं तो वांछित व्यवहार को विकसित करने या मजबूत करने का यह प्रयास करता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं साथियों। एक तो पहली बात करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन होता है, और दूसरी बात करते हैं साथियों नकारात्मक पुनर्बलन होता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, शिक्षण में किया जाता है, जो कि आप जानते हैं।
पुनर्बलन का मतलब होता है छात्रों में रुचि पैदा करना या उन्हें प्रेरित करना साथियों। तो पुनर्बलन का मतलब क्या हो जाता है कि छात्रों में रुचि पैदा करना या उन्हें प्रेरित करना अर्थात मोटिवेट करना साथियों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब अगर आप देखते हैं तो सकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं। जैसे बच्चों से आपने कहा कि बच्चे आप क्या करिए, यहाँ की ईंट वो उठाइए और ले जाकर वहां रखिए तो आपको पुरस्कार मिलेगा साथियों। तो वो क्या करेंगे, या कह सकते हैं कि आप क्या करिए, जब भी टाइम मिले या जब भी आपको लगे कि ये जो यहाँ पर सामान रखा है इसको ले जाकर वहां रख देना, तो फिर क्या होगा, आपको पुरस्कार मिलेगा। और बच्चों ने एक बार उसको उठाकर वहां पर रखा और टीचर ने या आपने उन्हें बच्चों को पुरस्कार दिया तो उनका मनोबल और बढ़ गया और फिर बार बार वहां के सामान को उठाकर यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, वहां के सामान को उठाकर यहाँ रख रहे हैं। अगर आपने कहा एक बार यहाँ करके यहाँ रखिए फिर यहाँ रखिए, और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा या एक तरह से उन्हें सराहना आप देंगे तो बच्चे ऐसा करेंगे। क्योंकि अगर आप देखते हैं ऐसी क्रिया से क्या हो रहा है कि अगर आप देखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया को बढ़ोतरी मिल रही है साथियों, ऐसा करने में उन्हें मजा आ रहा है साथियों। तो ठीक है, जिसकी वजह से वे उस काम को बार बार कर रहे हैं साथियों, और उसी को क्या कहा जा रहा है, पुनर्बलन कहा जा रहा है। या ऐसे देखें, पुनर्बलन ऐसे भी आप कह सकते हैं ऐसी कोई क्रिया जिसको करने से बार बार मन करे या बार बार करने की प्रतिक्रिया हमारी बढ़ जाती है साथियों, उसी को कहा जाता है पुनर्बलन कहा जाता है। तो धनात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं, भोजन पानी ये सब क्या है, धनात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है। और ऋणात्मक की बात करते हैं तो तीव्र रोशनी, किसी के दिमाग में सीधा, किसी की आंख में सीधा आप रोशनी डालेंगे तो समझ लीजिए उसका मन नहीं करेगा उधर का देखने का। तीव्र आवाज, आप किसी को देखो, आप एक बार गाना बजा दीजिए, बच्चा अच्छे सुन रहा है लेकिन उसकी आवाज तेज कर दीजिए तो वो सुनना बंद कर देगा साथियों। अगर उसे गाना धीमी आवाज में सुनने का मन कर रहा है, देखो अगर वो धीमी आवाज में सुन रहा है और किसी ने बंद कर दिया तो फिर से क्या करेगा, फिर से चालू करेगा उतनी ही आवाज में, क्योंकि उसको गाना सुनने में मजा आ रहा है और ऐसा करने के लिए बार बार उसका मन कर रहा है। ठीक है, अगर आप तेज आवाज कर देते हैं, उसको डिस्टरबेंस हो रही है तो उस काम को नहीं करेगा, यानी कि एक तरह से गाना नहीं सुनेगा तो उसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहा जाएगा। और बिजली का झटका दीजिए तो समझ लीजिए ये क्या है, एक तरह से ऋणात्मक पुनर्बलन है। जैसा कि आप देखते हैं, स्किनर महोदय ने देखा कि जो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि चूहा देखा, भोजन को मिलने से चूहे की क्रिया को मतलब एक तरह से बार बार एक तरह से ऐसा करने का इसका मन कर रहा है साथियों, यानी कि इसकी क्रिया में बढ़ोतरी हो गई साथियों। ठीक है, तो उसे पुनर्बलन कहा गया या उसकी क्रिया को पुनर्बलन मिला साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो पुनर्बलन का मतलब क्या हो जाता है, ऐसी कोई क्रिया जिसको करने से बार बार मन करे, हमारी प्रतिक्रिया को बढ़ा दे साथियों, उसी को कहा जाता है पुनर्बलन कहा जाता है। ये बातें याद रखिएगा, जिससे छात्रों में रुचि पैदा करना या उन्हें प्रेरित करना साथियों, ठीक है, उसे क्या कहा जा रहा है, पुनर्बलन कहा जा रहा है। पुनर्बलन आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आइए हम बात करते हैं जीन पियाजे से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, तो थोड़ा से आइए देख लेते हैं साथियों। सबसे पहली बात करते हैं अनुकूलन के बारे में, बात करते हैं एडॉप्टेशन के बारे में, बात कर लेते हैं। देखिए, जब बच्चे अपने पर्यावरण के साथ होते हैं तो वे इंटरेक्शन करते हैं, अर्थात इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद या क्रिया करते हैं साथियों। और इसके वजह से क्या होता है कि आगे चलकर क्या होता है कि वे अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालते हैं साथियों। और जब बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को क्या करते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है साथियों, अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, अनुकूलन की बात करते हैं तो ये बच्चों में जन्मजात पाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो अनुकूलन है ना, ये बच्चों में जन्मजात पाया जाता है, क्योंकि बच्चे जन्म से ही कहीं ना कहीं वे अनुकूलित होते जाते हैं साथियों, या अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ ढालते जाते हैं। ठीक है, तो ये अनुकूलन जो होता है एक तरह से जन्मजात पाया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुकूलन के भी दो महत्वपूर्ण तत्व हैं साथियों। एक तो पहली बात करते हैं एसिमिलेशन की बात करते हैं, जिसे आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण कहा जाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही, जब हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर मतलब हम किसी जानकारी को पहले से जानते हैं और उसमें कुछ नई जानकारी हमें मिल जाती है, तो उसको भी जब हम जोड़ लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आत्मसातीकरण कहा जाता है या आत्मसातकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है,
यदि बच्चा पहले से जानता है कि एक पक्षी उड़ सकता है तो वह अन्य उड़ने वाले पक्षी को, अन्य उड़ने वाले जीवों को भी पक्षी मान सकता है साथियों। तो उसका पुराना ज्ञान क्या था, वो जानता है कि पहली एक पक्षी उड़ सकती है, तो उसे नया ज्ञान उसका क्या हुआ, उसे पता चला कि हर उड़ने वाले मतलब उड़ने वाले जो जीव होते हैं वो उसे पक्षी मान रहा है, तो इसका नया ज्ञान हो गया साथियों। ठीक है, ये बातें याद रखेगा। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब आइए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, किसके बारे में साथियों, तो वो है आत्मसातकरण के दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं आप सभी लोग, एक बच्चा है, उसने एक बड़े कुत्ते को देखा, मतलब ये जो बच्चा है कह सकते हैं इसने एक बड़े कुत्ते को देखा और उसे अपने दिमाग में सेट कर लिया, यानी कि अपने दिमाग में साथियों वो बैठा लिया। और कुत्ते के इसने देखा कि कुत्ता जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होता है साथियों। ठीक है, तो 4 पैर की बात करते हैं और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 2 कान होता है। ठीक है, और उसके 2 आंखें होती हैं साथियों। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 2 आंखें हो गई। और उसका रंग कैसा है, उसका रंग है साथियों ब्लैक है, यानी कि उसका रंग कैसा है साथियों, काला है साथियों। फिर उसके बाद बच्चे ने क्या किया कि आगे चलकर उसने फिर दूसरा एक तरह से सफेद रंग का कुत्ता देखा। फिर उसने क्या किया, दूसरा सफेद रंग का कुत्ता देखा साथियों। तो उसने देखा और बच्चे ने दिमाग लगाया कि इस कुत्ते में भी वही विशेषता पाई जा रही है जो पहले वाले कुत्ते में विशेषता पाई जा रही है, बस इसमें सिर्फ इतना फर्क है साथियों कि इसका जो रंग है साथियों वो है सफेद है। तो इसका जो रंग है साथियों वो है सफेद है। तो बच्चे की बात करते हैं तो इसका पूर्व ज्ञान जो था साथियों वो ब्लैक पर था, ब्लैक कुत्ते के बारे में। और नए ज्ञान क्या होगा साथियों, एक तरह से काले कुत्ते की बात करते हैं तो इसके बारे में नई जानकारी से मिले। तो इसने क्या किया, पूर्व ज्ञान के साथ है नए ज्ञान को जोड़ लिया साथियों। और यही जो पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना होता है साथियों, उसी को कहा जाता है आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण कहा जाता है। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं साथियों समायोजन के बारे में, अर्थात कह सकते हैं अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं। समायोजन का मतलब हो जाता है कि बच्चे को सीखने और अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करने में कितना समय लगता है साथियों। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो दूसरा देखिएगा। यह प्रक्रिया कब आती है, तो आइए पहले तो ये जान लेते हैं। तो समायोजन की बात करते हैं साथियों, तो समायोजन की प्रक्रिया तब आती है साथियों जब बच्चे नए अनुभवों के अनुसार अपने मौजूदा ज्ञान को क्या करते हैं, संशोधित करते हैं साथियों। तो याद रखिएगा, जब बच्चे क्या करते हैं, अपने नए अनुभवों के अनुसार क्या करते हैं, अपने मौजूदा ज्ञान जो पहले से उनके पास नॉलेज है साथियों उसमें संशोधित करते हैं, तो उसी को कहा जाता है समायोजन कहा जाता है। या ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कि स्कूल में बच्चे छात्रों की खासियतों और सीखने के वातावरण के बीच में तालमेल बैठाना। ठीक है, स्कूल तो उसे क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो एक तरह से समायोजन को हम कह सकते हैं कि तालमेल बैठाना। तो तालमेल को बैठाने को ही कहा जाता है समायोजन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर बच्चे को पता चलता है कि कुछ जानवर उड़ नहीं सकते हैं साथियों, जैसे कि पेंगुइन की बात करते हैं, तो उसने क्या किया, अपने ज्ञान में बदलाव कर लिया साथियों। और इसी को क्या कहा जाता है कि समायोजन कहा जाएगा। क्योंकि पहले बच्चा जानता था साथियों कि हर एक तरह से देखा जाए तो हर जानवर मतलब जो पक्षी होते हैं साथियों वे सारे पक्षी उड़ सकते हैं साथियों। और अगर आप देखते हैं तो पेंगुइन नाम के पक्षी को उसने जाना कि नहीं भैया ये एक ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती साथियों। तो इसने क्या किया, जो पहले से मौजूदा ज्ञान था साथियों, पहले से जानता था कि सारे पक्षी उड़ते हैं साथियों, लेकिन बाद में पता चला कि शुतुरमुर्ग की बात करते हैं, ये भी पक्षी की बात करते हैं, पेंगुइन की बात करते हैं, तो इन ऐसे पक्षी हैं जो नहीं उड़ पाते हैं। तो उसने क्या किया साथियों कि अगर आप देखते हैं तो मौजूदा ज्ञान को उसने संशोधित कर लिया साथियों। और इसी को क्या कहा जा रहा है, समायोजन कहा जा रहा है, अर्थात एकोमोडेशन कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। नहीं, एक एग्जाम्पल और देता हूं। देखिए, बच्चे के दिमाग में पहले से ही कुत्ते का कॉन्सेप्ट माइंड में पहले से ही इसने बैठा रखा था, मान लेते एक बच्चे ने। और जब उसके सामने बिल्ली आ जाती है तो बच्चे ने देखा कि इसके भी 4 पैर, 2 कान, 2 आंख हैं साथियों। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके बिल्ली का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लिया साथियों। और इसी को क्या कहा जा रहा है, समायोजन कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा।
अब हम बात करते हैं साथियों स्कीमा या एक तरह का योजना की बात करते हैं। स्कीमा की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का अमूर्त अवधारणा है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता है स्कीमा के बारे में, वे परेशान रहते हैं। यह एक प्रकार का अमूर्त अवधारणा है कि जैसे देखिए, जैसे जैसे बच्चा एनवायरमेंट में जाता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है साथियों, वैसे वैसे उसे बहुत सारी जानकारी मिलती जाती है, यानी कि बहुत सारी चीजों के बारे में जानता जाता है। तो उसके अपने दिमाग में सेट करता जाता है कि ठीक है, अच्छा ये कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, ठीक है, जो भी उसके मन में जो भी चीजें दिखती हैं या जो भी चीजें जैसा दिखता है, जैसा समझ में आता है, उसको अपने दिमाग में सेट कर लेता है। ठीक है, मतलब एक तरह से उसके प्रति एक अवधारणा बना लेता है साथियों। देखो इसको समझिएगा साथियों, ठीक है। ये जो एक प्रकार की अवधारणा बना ले रहा है साथियों, उसी को कहा जाता है स्कीमा कहा जा रहा है। ठीक है, या एक दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं, या दूसरी परिभाषा ये है कि यह किसी व्यक्ति के मानसिक मॉडल या ढांचे को संदर्भित करता है जो उन्हें दुनिया के बारे में जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो यह क्या करता है कि बच्चे या व्यक्ति की बात करते हैं तो एक तरह से जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करता है, स्कीमा की बात करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, एक और भी परिभाषा है, बच्चे अपने अनुभवों के माध्यम से स्कीमा विकसित करते हैं और जैसे जैसे वे नए अनुभव प्राप्त करते जाते हैं अपने स्कीमा में परिवर्तन करते जाते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है कि उन्हें नए अनुभव मिलते जाते हैं साथियों, वैसे वैसे क्या होता है कि बच्चे अपने स्कीमा में परिवर्तन करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप सभी लोग देखेगा, एक छोटा सा बच्चा है, सबसे पहले उसने घोड़ा के लिए एक स्कीमा विकसित करता है, यानी कि विकसित कर लिया साथियों, यानी कि एक अवधारणा बना लिया। एक घोड़े को देखकर उसने क्या किया, एक घोड़े को देखा और उसके बारे में एक अवधारणा बना लिया साथियों। ठीक है, कि घोड़ा बड़ा होता है, उसके बाल होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, एक पुच्छ होती है, साथ एक पूंछ होती है। और इसलिए जब बच्चा पहली बार गाय का सामना करता है तो शुरू में उसे घोड़ा कह देता है साथियों। ठीक है, शुरू में उसे घोड़ा कह देता है और बाद में उसे जब पता चलता है, नहीं भैया, बाद में उसे कोई बताता है या उसे समझ में आता है कि घोड़ा एक अलग प्राणी है साथियों, घोड़ा एक अलग प्राणी है साथियों और गाय एक अलग प्राणी है साथियों। ठीक है, तो गाय एक अलग अलग प्राणी है। तो घोड़ा की बात करते हैं तो घोड़ा के लिए इसने एक अलग स्कीमा बना, मतलब एक अलग अवधारणा बना रखा, मतलब एक अवधारणा बना लिया था। ठीक, सॉरी, घोड़ा की बात करते हैं तो घोड़ा के लिए इसने एक कह सकते हैं एक अवधारणा विकसित कर लिया था या एक स्कीमा विकसित कर लिया था साथियों। और उसके बाद क्या हुआ, गाय को भी वही समझ लिया, लेकिन बाद में उसने क्या किया, बाद में जब उसे पता चला कि भैया गाय अलग प्राणी होता है, घोड़ा अलग प्राणी होता है, तो गाय के लिए अलग स्कीमा बना लिया या अपने स्कीमा में क्या कर लिया, यानी कि अपने योजना में या अपने अवधारणा में इसने क्या कर लिया, संशोधित कर लिया साथियों। ठीक है, समझ गया कि गाय अलग होती है और घोड़ा अलग होता है साथियों, ये बातें याद रखिएगा। इसी को कहा जाता है स्कीमा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्कीमा उसे कहा गया है जो कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करता है, उसी को कहा जाता है स्कीमा कहा जाता है। हमारी अवधारणा देखिए, जैसे आप खुद ही सोचिए कि हम सभी लोग स्कीमा, हम में भी तो स्कीमा विकसित होती जाती है, या हम भी एक तरह से किसी ना किसी चीज के प्रति अपनी अवधारणा विकसित करते जाते हैं। और जैसे जैसे हमें उसके बारे में जानकारी मिलती जाती है, हम उसमें क्या करते जाते हैं साथियों, संशोधित करते जाते हैं या संशोधन या उसे व्यवस्थित करते जाते हैं साथियों। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जा रहा है, संशोधित या व्यवस्थित करने की बात करते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है एक तरह से स्कीमा या योजना कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि स्कीमा जो है एक तरह के अमूर्त अवधारणा है साथियों, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, एक बच्चे वाला एग्जाम्पल भी अगर आप याद रख सकते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, संगठन के बारे में आइए समझते हैं। किसके बारे में समझ लेते हैं, संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। काफी बड़ा वीडियो बन जा रही है, चलिए कोई नहीं, संगठन की बात करते हैं। स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं के साथ जोड़ने को ही क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है साथियों। संगठन से तात्पर्य हो जाता है, ठीक है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, इसकी स्पेलिंग शायद दूसरी होगी। संगठन से तात्पर्य हो जाता है कि बुद्धि में, जैसे कि बात करते हैं, एक मिनट। देखिए, संगठन से तात्पर्य हो जाता है कि बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं
जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क, ये सभी क्या होते हैं, संगठित होते हैं साथियों। ठीक है, तो संगठित होकर करती हैं साथियों, इसी को कहा गया है संगठन कहा गया है। ये बातें याद रखेगा। अब साम्य धारणा या संतुलन की बात करते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण या समायोजन की प्रक्रिया के बीच में जब क्या होता है, ऐसे समझिए, जब बच्चा क्या करता है, समायोजन या आत्मसातकरण के बीच में संतुलन कायम करता है साथियों, तो उसी को कहा जाता है साम्य धारण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि जब बच्चा समझता है कि कुछ जानवर कुत्ते होते हैं, कुछ बिल्ली होते हैं, तो यह एक संतुलन की स्थिति में होती है। मतलब जैसे बच्चा आगे चलकर समझ गया भैया कुछ कुत्ते भी हो सकते हैं, कुछ बिल्ली भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे कुत्ते हो सकते हैं, सारे बिल्ली हो सकते हैं। तो सभी को ना तो कुत्ता कहा जा सकता है, ना तो सभी को बिल्ली कहा जा सकता है। जो कुत्ता है वो कुत्ता ही रहेगा, जो बिल्ली है वो बिल्ली ही रहेगा। और इसके बीच में बच्चा अपना संतुलन बना लिया साथियों। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है साम्य धारण या एक तरह से संतुलन कहा जा रहा है। अब उसके पास एक नई स्कीमा है जो उसे चार पैर वाले जानवरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है साथियों। केंद्रीकरण का मतलब क्या हो जाता है, जब एक ही समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है बच्चा, तो उसी को कहा जाता है केंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, या जब कोई व्यक्ति या बच्चे की ही बात कर सकते हैं उसमें। ठीक है, जब क्या होता है कि हम एक ही समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं, तो उसी को कहा जाता है सेंट्रेशन कहा जाता है। और बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में ये सेंट्रेशन वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। जब बच्चा एक प्लेट में कुछ फल देखता है, और यदि देखा जाए तो यदि आप फलों को एक प्लेट में एकत्रित करते हैं, ठीक है, मतलब यदि आप क्या करते हैं कि फलों को एक प्लेट में बच्चा एक प्लेट में कुछ फल देखता है, और यदि आप क्या करते हैं कि फलों को एक प्लेट में एकत्रित करते हैं और दूसरे प्लेट में फैला देते हैं, तो बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा केवल दूसरी प्लेट में फैले हुए की संख्या को देखता है और सोचता है कि दूसरी प्लेट में फल ज्यादा है साथियों, तो उसे क्या कहा जा रहा है, केंद्रीकरण कहा जा रहा है। मतलब दो प्लेट में एक तरह से फल है, एक तो पहले प्लेट में और दूसरे प्लेट में। एक प्लेट में मतलब एक ही जगह इकट्ठा होकर फल रखा गया, दूसरे में थोड़ा से फैला हुआ है, तो बच्चा सोचेगा अच्छा भैया इसमें ये वाला नहीं है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो वो देख तो रहा है, लेकिन उसकी फलों को तो देख रहा है, फलों की एक ही विशेषता पर देख रहा है भैया इसमें ज्यादा है, तो उसी को कहा जा रहा है सेंट्रेशन या केंद्रीकरण कहा जा रहा है। कंजर्वेशन की बात करते हैं तो अगर किसी वस्तु या साइज या शेप में चेंज कर दे साथियों, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बच्चा इसको नहीं समझ पाता है इस अवस्था में। और इस अवस्था में संरक्षण की बात की जाती है। संरक्षण का मतलब हो जाता है कि अगर कोई चीजें होती हैं तो उसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। लेकिन इस अवस्था में अगर आप देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इसकी कमी पाई जाती है कि बच्चे किसी चीज को संरक्षण नहीं कर पाते हैं, कंजर्वेशन नहीं कर पाते हैं साथियों। ठीक है, तो ये बातें याद रखेगा। जैसे कि पहले उदाहरण में बताया गया था कि जब एक बच्चे को दो समान गिलास में पानी दिखाया जाता है और फिर एक गिलास का पानी ऊंचे और पतले गिलास में डाल दिया जाता है, तो बच्चा सोचता है कि ऊंचे गिलास में पानी अधिक है साथियों। और यह बच्चे की पानी की मात्रा को समझने में मतलब यह बच्चा जो है पानी की मात्रा को समझने में असमर्थ है, क्योंकि वह केवल गिलास की आकृति पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। और इसी को कहा जा रहा है संरक्षण साथियों। तो अगर आप देखते हैं संरक्षण का मतलब हो जाता है कोई चीजें देखने के बाद साथियों एक तरह से उसको अपने माइंड में सेट कर लेना, एक तरह से मतलब देखने के बाद उसे कंजर्व कर लेना। और अगर आप देखते हैं तो इस अवस्था में इन चीज की कमी पाई जाती है, लेकिन अगली अवस्था में ये चीजें पूरी हो जाती हैं। क्रमबद्धता की बात करते हैं तो अगर किसी चीज को एक तरह से जैसे कि बात करते हैं, अगर कोई मान लेते हैं आप बॉल दे देते हैं, लकड़ी दे देते हैं, ठीक है, और उसे क्रम से लगाने की बात कहते हैं, तो जब बच्चा क्रम से लगा लेता है तो उसे क्रमबद्धता कहा जाता है। ठीक है, अगर नहीं लगा पाता है तो क्रमबद्धता की कमी पाई जाती है बच्चों में। और अगर आप देखते हैं तो इस अवस्था में ऐसी कमी देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीववाद की बात करते हैं। जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे कहा जाता है जीववाद कहा जाता है। ठीक है, जैसे हल चलने वाली चीजों को बच्चा क्या समझ रहा है कि वो सजीव है, उसमें जीवन है साथियों। ठीक है, जैसे बादल, साइकिल, हवा, घड़ी की बात करते हैं, उसे बच्चा एक तरह से सजीव समझ रहा है। तो समझ लीजिए कि एक जीववाद की बात की जा रही है। अहम केंद्रित की बात करते हैं, ईगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है
वह जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वह सब ठीक है साथियों, उसी को कहा जाएगा ईगोसेंट्रिज्म कहा जाएगा, ठीक है। और छोटे बच्चे अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण या अनुभव को समझने में असमर्थ होते हैं इस समय। तो मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, अहम केंद्रित किसे कहा गया है? जब क्या होता है कि बच्चा जो कुछ भी सोचना शुरू कर देता है और जो कर रहा होता है, जो सोच रहा होता है, जो उसे लगता है भैया यही सब ठीक है, उसे कहा जाता है केंद्रीकरण कहा जाता है। जैसे एक देख सकते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे चलो यहीं पर एक एग्जांपल है, बता देता हूं। एक बच्चा है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है और उसे यह लग रहा है कि जब वह भूखा नहीं है तो उसकी बहन भी भूखी नहीं होगी। मतलब वो ये सोच रहा है कि देखिए, किसी ने कहा कि भाई, या बच्चे से पूछा भाई, या वो सोच रहा है कि भाई मुझे तो भूख नहीं लगी है, तो भले उसकी बहन को भूख लगी है, लेकिन उसको लग रहा है नहीं भैया, हाँ उसे भी भूख नहीं लगी होगी। इसी को कहा जा रहा है अहम केंद्रित कहा जा रहा है साथियों। और इस वजह से वह अपना मैगी नहीं बांटता है। और ईगोसेंट्रिज्म का यह एक उदाहरण है, क्योंकि बच्चा अपनी बहन के नजरिए से या उसकी जरूरतों को समझने में इस समय असमर्थ है, और इसी की वजह से इसे क्या कहा गया साथियों? याद रखिएगा आप सभी लोग, ईगोसेंट्रिज्म कहा जाएगा। आगमनात्मक तर्क का मतलब क्या हो जाता है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग का मतलब हो जाता है जब क्या होता है कि बच्चा एक तरह से उदाहरण पर तर्क करता है, तो उसी को कहा जाता है साथियों आगमनात्मक तर्कणा कहा जाता है, ठीक है। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने मिलती है। जैसे किसी ने कहा भैया ये पेड़ है, ये हमारे लिए जरूरी है, तो पेड़ दिखाई दे रहा, इस पर बच्चा तर्क कर रहा है, और उसे बोला जाता है आगमनात्मक तर्कणा बोला जाता है। निगमनात्मक तर्कणा का मतलब हो जाता है जब क्या होता है कि बच्चा एक तरह से, अगर आप देखते हैं तो नियमों पर तर्क करने लगता है, तो उसे बोला जाता है निगमनात्मक तर्कणा। निजी संभाषण की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है स्वार्थता। जब बच्चा अपने आप से बात करता है, ठीक है, खुद से बात करता है, तो इसे कहा जाता है एक तरह से निजी संभाषण। आंतरिक संभाषण को ही निजी संभाषण कहा गया है, अर्थात पर्सनल स्पीच कहा गया है साथियों। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कई बार ये पूछा जाता है निजी संभाषण को लेकर, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया? आंतरिक संभाषण भी कहा गया है, ठीक है, निजी संभाषण को ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के कुछ सिद्धांत है। एक तो स्कॉफ फोल्डिंग की बात करते हैं, जिसे सहायक शिक्षण या सहयोगात्मक शिक्षण भी कहा जाता है, पढ़ ढांचा या मचान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, वाइगोत्स्की कहते हैं कि सहयोगात्मक शिक्षण का विचार हमने दिया हुआ है, जहां शिक्षक या सक्षम साथी बच्चों को आवश्यक समर्थन देते हैं ताकि वह अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सके साथियों। जब बच्चा क्या होता है कि किसी की सहायता से किसी काम को करता है और अपने अधिकतम सहायता से अपनी क्षमताओं से अपने क्षमताओं को अधिकतम उपयोग कर लेता है, तो इसी को कहा जाता है साथियों स्कॉफ फोल्डिंग। जैसे मान लेते हैं एक बच्चा साइकिल चलाना शुरू कर दिया है साथियों, सीखना चाह रहा है। अब वो अपनी क्षमता के अनुसार देखा जाए चला तो सकता है, लेकिन क्या है कि उसे डर लग रहा है मैं गिर जाऊंगा, और उसने किसी से कहा कि भैया हमारी हेल्प कर दीजिए ताकि मैं साइकिल चला लूं, तो पीछे से कोई पकड़ लिया साथियों, अब वो साइकिल चलाने लगा, फिर छोड़ दिया गया साथियों, और साइकिल वो चलाते चला गया साथियों। तो ये उसका क्या हो गया? एक तरह से स्कॉफ फोल्डिंग हो गया। या बच्चों के अब सहायक शिक्षण में तो ठीक है, किसी के भी हो सकते हैं, टीचर ही नहीं कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्कॉफ फोल्डिंग में ऐसा नहीं है कि टीचर ही सहायता करेगा, कोई भी सक्षम व्यक्ति क्या कर सकता है? बच्चे के एक तरह से सहायता कर सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, गणित की समस्या। मान ले कि एक शिक्षक बच्चों को जोड़ और घटाव सिखा रहा है, और शिक्षक पहले बच्चों को वस्तुओं जैसे टोकरी में फल का उपयोग करके जोड़ना के तरीका सिखा रहा है, और वह एक उदाहरण दिखाता है कि अगर मेरे पास 3 सेब है और मैं इसमें 2 और जोड़ देता हूं तो कुल कितने हो जाते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा समझ जाएगा और बता देगा भैया 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टीचर ने उसकी मदद कर दिया है। अब बात करते हैं ZPD, जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं साथियों, ठीक है, समीपस्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। अगर आप देखते हैं तो इसमें कहा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने कहा है कि बच्चे अपनी स्वतंत्र क्षमताओं से अधिक सीख सकते हैं, और जब उन्हें कोई सहायता प्राप्त होती है, और यह सहायता शिक्षकों या वयस्कों द्वारा दी जा सकती है साथियों। ये बातें याद रखिएगा। अब हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की बात करते हैं, तो इसे हमें आगे नहीं जानना है, हम अगली क्लास में जानेंगे साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो आज मैंने काफी शब्दावलियां के बारे में बता दिया है। थोड़ी सी यह क्लास काफी बड़ी हो गई है, क्योंकि एक एक चीजों को 2-2 3-3 एग्जाम्पल देना पड़ा, इसके वजह से। नहीं तो मान के चलिए 10 मिनट 15 मिनट के ही ये चीजें होती हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है
और मुझे लगता है कि हमें तुरंत के तुरंत यहाँ से आपसे इजाजत लेनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट्स होता है या आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू, यानी कि अगली क्लास में।